कहानी शुरू होती है जब हम देखते हैं कि गांव वाले अपने घरों में छिपे हुए हैं क्योंकि एक एस रैंक मॉन्स्टर उनके गांव को आतंकित कर रहा है। हमें पता चलता है कि उन्होंने अपनी सारी कमाई एक पार्टी को हायर करने में खर्च कर दी है जिसका नाम है ड्रैगन्स फैंग। यही हमें एक लड़का दिखता है जिसका नाम है कर्ट। उसमें किसी भी तरह की कॉम्बैट टैलेंट नहीं है, इसीलिए उसका पार्टी में सिर्फ एक ही काम है, बाकी सबके छोटे मोटे काम करना। वो इंतजार करता है कि उसकी पार्टी उस मॉन्स्टर को हरा दे, लेकिन तभी अचानक वो मॉन्स्टर उसके पीछे आकर उसे हवा में उड़ा देता है। उनकी रेंजर बैंडाना अपनी रोप का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को बांधने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सीधे दीवार पर पटक देता है। उनकी हीलर मारस दौड़ कर आती है और उसे रिकवर कराती है और बैंडाना फिर से रस्सी लपेटकर उस बीस्ट को रोकने की कोशिश करती है। तभी उनका लीडर गोलोवा अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड से वॉर करता है और आखिरकार उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। गांव वाले जश्न मनाते हैं और सब लोग ड्रैगन्स फैंग को हीरोज की पार्टी मानने लगते हैं। लेकिन इसके बाद जब गोलोवा अपनी पार्टी के साथ खाना खा रहा होता है तो वो गांव वालों के दिए खाने की शिकायत करने लगता है और कर्ट को ऑर्डर करता है कि वो उनके लिए खाना बनाए। बैंडाना बताती है कि आज कर्ट का आखिरी दिन है और गोलोवा खुलासा करता है कि उन्होंने तय कर लिया है उसे निकालने का क्योंकि वो बैटल में बेकार है। मारस समझाती है कि एक पार्टी में सिर्फ 4 लोग हो सकते हैं और अगर उन्हें मजबूत बनना है तो कर्ट को हटाकर एक मैच लाना पड़ेगा। कर्ट गिड़गिड़ाकर उनसे रहने की विनती करता है, लेकिन गोलोवा उसे बेकार कहकर बाहर निकाल देता है। कर्ट अकेला सफर करना शुरू करता है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि उसके पास पैसे खत्म हो रहे हैं। वो एक वर्क स्टेशन पर पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात एक क्लर्क कैरसल से होती है। वो उससे कहता है कि उसे एक जॉब चाहिए। कैरसल उसका इंटरव्यू लेती है और वो बताता है कि उसे हीरोज पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन वो कहती है कि चिंता मत करो, उसका एक्सपीरियंस शायद उसे अच्छी नौकरी दिला सकता है। फिर वो कहती है कि अब टाइम है एप्टीट्यूड टेस्ट का। वो समझाती है कि एप्टीट्यूड यानी गॉड गिवन टैलेंट्स और ये टेस्ट उसकी हिडन स्किल्स दिखा सकता है। कर्ट उत्साहित हो जाता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो बताती है कि कर्ट को सारे कॉम्बैट स्किल्स में सबसे लो रैंक मिला है। वो नोट करती है कि उसके लिए नौकरी पाना मुश्किल होगा, लेकिन वो बताती है कि नॉन कॉम्बैट स्किल्स का टेस्ट अभी बाकी है क्योंकि उनका टेक्नीशियन बाहर गया हुआ है। कर्ट बताता है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं, तो वो उसे एक सैंडबैग उठाने को कहती है। जैसे ही वो उठाता है उसे महसूस होता है कि वो उसकी माना को ड्रेन कर रहा है। वो मुश्किल से उसे उठाता है, लेकिन कैरसल कहती है कि वो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है। वो पूछती है कि क्या वो फ्रंटियर टाउन की दीवारों की मरम्मत में मदद करना चाहेगा। कर्ट हामी भरता है और वो उसे एक इंट्रोडक्शन लेटर देती है। फोरमैन उस लेटर को पढ़कर सोचता है कि कर्ट काम के लायक नहीं है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो कर्ट को कहता है कि दीवार ठीक करो और 3 घंटे बाद वापस आऊंगा। उसकी पेमेंट उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी। 3 घंटे बाद फोरमैन लौटता है और दंग रह जाता है क्योंकि कर्ट ने अकेले ही दीवार का बहुत बड़ा हिस्सा रिपेयर कर दिया था। कर्ट माफी मांगता है, कहता है कि वो सीमेंट खत्म होने की वजह से पूरा नहीं कर पाया। फोरमैन हैरान है कि कर्ट बिना स्कैफोल्ड्स या सीढ़ी के ऊपरी हिस्से तक कैसे पहुंचा। कर्ट दिखाता है कि उसने कैसे किया। फोरमैन को यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन वो मान लेता है कि कर्ट सच बोल रहा है। वो उसे सिक्कों की एक थैली देता है और कहता है कि अभी यही दे सकता हूँ, बाकी का सैलरी वर्क स्टेशन से ट्रांसफर कर दूंगा। कर्ट खुश हो जाता है और अगले दिन फिर काम करने का इंतजार करता है। 2 दिन बाद बाकी वर्कर्स यकीन नहीं कर पाते कि वेस्ट और नॉर्थ वॉल्स पहले ही कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन फोरमैन उसे कहता है कि अब वो वापस मत आना क्योंकि वो बहुत जल्दी काम करता है और बाकी वर्कर्स की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। फोरमैन सोचता है कि कर्ट का कंस्ट्रक्शन एप्टीट्यूड SSS रैंक का है। वो उसे कैपिटल जाने और बेहतर नौकरी ढूंढने की सलाह देता है। वो कर्ट को उसकी बाकी पेमेंट देता है और अलविदा कहता है, लेकिन कर्ट सोचता है कि शायद फोरमैन उसे पसंद नहीं करता। कर्ट वापस वर्क स्टेशन पहुंचकर कैरसल को बताता है कि उसे फिर निकाल दिया गया। तभी वो देखते हैं कि एक लड़की यूलिसिया दूसरे क्लर्क से बहस कर रही है। क्लर्क बताता है कि यूलिसिया एक माइनर को हायर करना चाहती है, लेकिन वो सिर्फ तब पेमेंट करना चाहती है जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। कैरसल कहती है कि उसे पहले इन्वेस्टर्स से पैसे जुटाने चाहिए, लेकिन यूलिसिया बताती है कि अगर वो हफ्ते भर में टैक्स नहीं चुकाती तो उसका माउंटेन जब्त हो जाएगा। कर्ट वॉलंटियर करता है कि वो मदद करेगा। वो कहता है कि उसने पहले माइंस में काम किया है। कैरसल उसे चेतावनी देती है कि शायद उसे पेमेंट न मिले। यूलिसिया कहती है कि वो असल में एक ड्वार्फ हायर करना चाहती थी क्योंकि कर्ट उसे बस एक बच्चा लगता है, लेकिन कैरसल बताती है कि उसके लिए उसे 10 सिल्वर चाहिए और यूलिसिया के पास इतने पैसे नहीं हैं। आखिरकार वो कर्ट को हायर कर लेती है।
जाते वक्त कैरसल नोट करती है कि कर्ट की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और उसके लुक्स की वजह से वो औरतों के बीच हिट हो सकता है। तभी दूसरा क्लर्क बताता है कि उन्हें उसके लिए बैंक ट्रांसफर मिला है। कैरसल को याद आता है कि कैसे कर्ट उस सैंडबैग को उठाने में स्ट्रगल कर रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि कर्ट के अंदर कोई छुपा हुआ टैलेंट है। इधर कर्ट यूलिसिया के साथ उसके कैंप की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर उसे दिखता है कि सिर्फ एक ही टेंट है। कर्ट थोड़ा झिककर पूछता है, ये तो सिर्फ एक टेंट है। यूलिसिया मुस्कुराकर कहती है, ये दोनों के लिए काफी बड़ा है। कर्ट मन ही मन सोचता है कि वो और यूलिसिया एक ही टेंट कैसे शेयर कर सकते हैं, खासकर जब वो इतनी क्यूट लड़की है। यूलिसिया ये सुनकर अचानक शर्मा जाती है। फिर वो टॉपिक बदलते हुए कहती है, अब खाना खाने का टाइम है। कर्ट खुश होकर कहता है कि बहुत दिनों बाद किसी ने उसके लिए खाना बनाया है। दोनों खाना खाते हैं और उसके बाद टेंट में सोने का वक्त आता है। रात में कर्ट को पता चलता है कि यूलिसिया कपड़े नहीं पहने हैं। वो घबराकर बाहर निकल जाता है और सोचता है कि ये सही नहीं है। असल में यूलिसिया उसे टेस्ट कर रही थी। वो देखना चाहती थी कि क्या कर्ट भरोसेमंद है या नहीं। जब वो बाहर जाकर अकेला सो जाता है तो यूलिसिया समझ जाती है कि कर्ट सच में अच्छा इंसान है। अगली सुबह यूलिसिया कर्ट को बाहर सोता हुआ पाती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी ड्रेस रिपेयर हो चुकी है। वो हैरान होकर पूछती है, ये किसने किया? कर्ट बताता है कि उसने रात भर में उसकी ड्रेस ठीक कर दी। यूलिसिया को यकीन नहीं होता कि कोई इतनी जल्दी ये कर सकता है। फिर वो कहती है कि उन्हें वीकेंड से पहले 10 गोल्ड कमाने होंगे। वो एक पत्थर उठाता है और उसे तोड़कर दिखाता है कि उसके अंदर एक क्रिस्टल छुपा है जिसकी कीमत 3 गोल्ड है। इसके बाद वो और भी पत्थरों की तलाश करता है और कई जेम्स इकट्ठा कर लेता है। यूलिसिया कहती है कि अब इन्हें बेच देना चाहिए, लेकिन कर्ट कहता है कि पहले इन्हें मैजिक क्रिस्टल्स में बदलना होगा। यूलिसिया बताती है कि पूरे किंगडम में ऐसे काम करने वाले 10 से भी कम मैजिक क्राफ्ट्समैन हैं। तभी कर्ट वहीं पर एक क्रिस्टल बनाकर दिखा देता है। यूलिसिया दंग रह जाती है और कहती है, ये कैसे मुमकिन है? एक क्रिस्टल बनाने में कम से कम 1 घंटा लगता है और तुमने इसे पल भर में कर दिया। कर्ट कहता है कि शायद उसके पास इतना माना नहीं है कि 1 घंटा लगातार काम कर सके, इसीलिए उसे लगता है कि असली मैजिक क्राफ्ट्समैन बहुत ग्रेट होते हैं। कर्ट ने उन जादुई क्रिस्टल्स पर काम करना शुरू किया और यूलिसिया उसे काम करने देती है। काम खत्म होने के बाद यूलिसिया उन्हें बेचने के लिए शहर जाने का फैसला करती है, पर कर्ट वहीं रुक जाता है ताकि वो पहाड़ों को थोड़ा और छान सके। यूलिसिया जब नाइट स्टेशन पहुंचती है और उन्हें वो क्रिस्टल्स दिखाती है तो वे लोग पहले तो सबूत मांगते हैं, लेकिन जैसे ही यूलिसिया अपना पेंडेंट दिखाती है, उन नाइट्स की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि उस पेंडेंट का मतलब था कि वो सीधे राजघराने के लिए काम करने वाली एडवेंचरर है। वे लोग तुरंत उसे टेलीपोर्टेशन डिवाइस इस्तेमाल करने की इजाजत दे देते हैं ताकि वो राजधानी जा सके। उन्हें पता ही नहीं था कि यूलिसिया अब राजघराने के लिए काम नहीं करती। राजधानी पहुंचकर वो अपनी दोस्त मिमिको के पास जाती है। पहले तो मिमिको को लगता है कि ये क्रिस्टल बेकार हैं क्योंकि ये ज्यादा चमक नहीं रहे थे, पर जैसे ही वो पास से देखती है, वो एक ही टुकड़े के 10 गोल्ड कॉइन्स देने को तैयार हो जाती है। यूलिसिया के तो होश उड़ गए। मिमिको समझाती है कि भाई, इन क्रिस्टल्स में 10 गुना ज्यादा पावर है और ये चमक इसलिए नहीं रहे क्योंकि इनमें से पावर बाहर लीक ही नहीं हो रही। यूलिसिया बताती है कि उसके पास ऐसे 49 और हैं और मिमिको तुरंत सारे खरीद लेती है। सौदा होने के बाद मिमिको पूछती है कि ये बनाए किसने हैं, पर यूलिसिया कर्ट का नाम नहीं बताती। मिमिको अपनी पहुंच का वास्ता देती है, पर यूलिसिया टस से मस नहीं होती। आखिर में मिमिको कहती है कि भाई, उस बंदे को संभाल कर रखना, वो किसी और देश न चला जाए। अगर वो हमारे किंगडम के लिए काम करे तो उसे नोबल का दर्जा और बड़ी सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। यूलिसिया हाँ तो कह देती है, पर दुकान से बाहर निकलते ही उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं। अगली सुबह वो वापस शहर आती है और कर्ट के बारे में पता करने एजेंसी पहुंचती है। रिसेप्शनिस्ट तो कर्ट की डिटेल्स छिपाने की कोशिश करती है, पर यूलिसिया अपना शाही पास दिखाकर उसकी फाइल पढ़ लेती है। वो ये जानकर दंग रह जाती है कि कर्ट ने पहले ही क्या क्या कारनामे कर रखे हैं। वो रिसेप्शनिस्ट को सख्त हिदायत देती है कि कर्ट की जानकारी किसी को न दी जाए। इसके बाद वो सारे पैसे कर्ट के नाम जमा कराकर पहाड़ पर उससे मिलने पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर वो सन्न रह गई। कर्ट ने बस एक दिन में अपने हाथों से पूरा घर खड़ा कर दिया था। कर्ट के लिए ये मजाक था क्योंकि उसके गांव में ये सब आम बात थी। घर के अंदर पहुंचकर यूलिसिया उसे बताती है कि सरकार उसे बड़ा अफसर और नोबल बनाना चाहती है। कर्ट को यकीन नहीं होता, पर वो साफ मना कर देता है। वो कहता है कि भाई, मुझे दूसरों पर हुक्म चलाना पसंद नहीं और मैं अपनी इस फ्रीलांसिंग वाली लाइफ में बहुत खुश हूं। यूलिसिया को थोड़ा अजीब लगता है। वो उसे बताती है कि उसने सारे पैसे उसके अकाउंट में डाल दिए हैं और बस अपनी थोड़ी सी फीस काटी है। वो कर्ट से गुजारिश करती है कि वो उसके लिए दोबारा काम करे ताकि वो अपना कमीशन कमा सके। कर्ट बड़े जोश में कहता है कि उसने खुदाई के लिए एक और जबरदस्त जगह ढूंढ ली है। यूलिसिया को लगा कि वो थक गया होगा,
पर कर्ट कहता है कि भाई वो 6 घंटे सो लिया है और ये उसके लिए बहुत है। कर्ट को लगा कि शायद यूलिसिया को बुरा लगा कि वो ज्यादा सो गया, क्योंकि पुरानी पार्टी में तो उसे बस 4 घंटे की नींद मिलती थी। कर्ट उसे खुदाई वाली जगह ले जाता है और कहता है कि तुम 50 मीटर से ज्यादा मत खोदना, मैं पुरानी जगह पर जाकर और गहरी खुदाई करता हूं। कुछ घंटों बाद यूलिसिया को एक बड़ा सा पुखराज टोपाज मिलता है और वो अपनी मेहनत की कमाई देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो कर्ट को देखने जाती है और सोचती है कि उसने शायद एक गुफा बना ली होगी, पर भाई कर्ट तो अलग ही लेवल पर था। उसने पहाड़ के अंदर एक पूरी खदान खोद डाली थी और दीवारों पर चमकने वाली काई मॉस लगा दी थी ताकि रोशनी की जरूरत ही न पड़े। यूलिसिया अभी हैरान हो ही रही थी कि कर्ट पत्थरों का एक टोकरा लेकर आता है। वो मायूस होकर कहता है कि उसे बस कुछ बेकार पत्थर मिले हैं और काम की चीज बहुत कम मिली। यूलिसिया मन ही मन खुश होती है कि चलो आज तो ये नॉर्मल लगा, पर जैसे ही कर्ट बताता है कि उन बेकार पत्थरों का नाम मिथ्रिल है, यूलिसिया का दिमाग फट जाता है। कर्ट कहता है कि उसके गांव में लोग इसे कचरा समझकर फेंक देते थे, जबकि यूलिसिया जानती थी कि ये प्लैटिनम और हीरे से भी ज्यादा महंगा है। वो बेचारी हार मानकर जमीन पर बैठ जाती है। फिर वो पूछती है कि वो दूसरी चीज क्या है जिसे वो ढूंढ रहा था। कर्ट उसे ओरिकलम ओरिचाल्कम दिखाता है, वही जादुई लोहा जिसे देवताओं का लोहा कहा जाता है। यूलिसिया पूछती है कि ये तुम्हें यहां कैसे मिला। कर्ट बड़े आराम से बोलता है, अरे भाई, दुनिया में कहीं भी 7 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोद लो, ये ओरिकलम मिल ही जाता है। यूलिसिया अब और हैरान होने की हालत में नहीं थी। उसे समझ आया कि जितनी देर में उसने एक पत्थर ढूंढा, कर्ट 7 किलोमीटर अंदर जाकर वापस भी आ गया। उसी वक्त खदान के दूसरी तरफ से सूरज की रोशनी आती है और उसे पता चलता है कि कर्ट ने खुदाई करते करते पूरे पहाड़ के आर पार एक सुरंग ही बना दी है। पर अब उसे कर्ट के कारनामे नॉर्मल लगने लगे थे। उसे लगा कि ये सुरंग शहर और गांव के बीच का रास्ता छोटा कर देगी, जिससे वो व्यापारियों से टैक्स वसूल कर अपना खर्चा निकाल सकती है। कुछ दिनों बाद कर्ट शहर जाता है, जहां उसे अपनी पुरानी पार्टी की मेंबर बंडाना मिलती है। कर्ट उसे देखकर खुश हो जाता है, पर बंडाना बताती है कि उसने पार्टी छोड़ दी है। कर्ट के जाने के बाद पार्टी का बुरा हाल हो गया था और लीडर पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। लीडर ने तो बंडाना को कर्ट को जबरदस्ती वापस लाने का हुक्म दिया था ताकि वो उनके लिए खाना बना सके, पर बंडाना ने मौका देखकर अपनी राह अलग कर ली और कर्ट को झूठ बोल दिया कि उसे भी निकाल दिया गया है। कर्ट को बुरा लगता है कि उसके जैसा बंदा अब कभी उस टीम में वापस नहीं जा पाएगा। बंडाना बात पलटते हुए कहती है कि वो भी अब कर्ट की तरह फ्रीलांसर है और उसे एक दोस्त की मदद चाहिए। वो कर्ट को राज्य के एक बड़े कारीगर मास्टर क्राफ्ट्समैन के पास भेज देती है। कर्ट जब वहां पहुंचता है तो एक प्यारी सी एल्फ मिशेल दरवाजा खोलती है। कर्ट को लगा कि शायद यही वो मास्टर है, पर वो बस एक असिस्टेंट थी। जैसे ही कर्ट अंदर जाता है, उसे वहां ऐसी बदबू आती है जैसे किसी बैचलर के कमरे में हो। पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा था। मिशेल बताती है कि उसे घर साफ करने के लिए मदद चाहिए। कर्ट समझ जाता है कि उसे यहां बस साफ सफाई के लिए बुलाया गया है। वो अपना सामान निकालता है और बस 30 मिनट में पूरी किचन को शीशे जैसा चमका देता है। फिर वो मिशेल को ढूंढते हुए एक कमरे का दरवाजा खटखटाता है और अंदर चला जाता है, जहां एक लड़की कपड़े बदल रही थी। कर्ट घबरा जाता है, पर वो लड़की एकदम बेफिक्र थी। कर्ट नोटिस करता है कि उसके पेट पर एक अजीब सा श्राप, कर्स मार्क है। कर्ट को उस पर दया आती है और वो उसकी हालत देखकर उसके लिए किचन में कुछ हल्का फुल्का खाना बनाने चला जाता है। दूसरी तरफ यूलिसिया वही मिथ्रिल और ओरिकलम लेकर अपनी दोस्त मिमिको के पास पहुंचती है। मिमिको उसे बताती है कि इन पत्थरों की कुल कीमत 50,000 गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा है। दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि भाई, ये तो पागलपन वाली रकम है। मिमिको सोचने लगती है कि ऐसा खतरनाक टैलेंटेड बच्चा अब तक दुनिया की नजरों से छिपा कैसे रहा। यूलिसिया को भी इसका अंदाजा नहीं था, पर वो अपना प्लान बताती है कि वो कर्ट को एली माइस्टर बनवाएगी और खुद उसकी बॉडीगार्ड बनकर उसे महफूज रखेगी। पर उसके प्लान में सबसे बड़ी अड़चन ये थी कि कर्ट खुद को बहुत कमतर समझता है, अंडर एस्टिमेट करता है। दूसरी तरफ कर्ट ने उस शापित लड़की के लिए दलिया पॉरेज बनाकर तैयार कर लिया था। जब मिशेल अपने गुरु एलिया के साथ किचन में लौटती है तो दोनों चकाचक साफ किचन देखकर दंग रह जाते हैं। कर्ट एलिया से बिना पूछे किचन इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगता है। वो बताता है कि उसने शापित लड़की के लिए खाना बनाया है। एलिया उससे कसम खिलवाती है कि वो इस लड़की के बारे में किसी को नहीं बताएगा और उसे पैसे देकर वहां से विदा कर देती है। उसे थोड़ा डर भी था कि उसने एक अनजान बंदे को राजकुमारी लाइस से मिलने दिया। एलिया फिर लीस के कमरे में जाती है, जो उसकी इकलौती स्टूडेंट थी। कपड़े बदलने में मदद करने के बाद एलिया कहती है कि वो पहले दलिया चखेगी कि कहीं उसमें जहर तो नहीं, पर लीस मना कर देती है। वो कहती है कि उसे कर्ट पर भरोसा है। लीस बड़े चाव से दलिया खाती है, पर अचानक वो दर्द से कराहने लगती है और जमीन पर गिर जाती है। एलिया घबरा गई कि कहीं सच में कर्ट ने जहर तो नहीं दे दिया।
वो जैसे ही इलाज ढूंढने भागती है, लीस उसे रोक देती है। लीस अचानक फुर्ती से खड़ी हो जाती है और बताती है कि वो बिल्कुल ठीक हो गई है, उसका श्राप गायब हो चुका था। आइलिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो सालों से इसे ठीक नहीं कर पा रही थी। वो तुरंत लीस को लेकर राजधानी पहुंचती है और मिमिको की दुकान पर जाती है। जब लीस अपना चेहरा दिखाती है तो मिमिको और यूलिसिया तुरंत घुटनों पर बैठ जाते हैं, क्योंकि लीस कोई और नहीं बल्कि किंगडम की तीसरी राजकुमारी थी। आइलिया समझाती है कि लीस की मां पड़ोसी देश की थी और लीस ही दोनों देशों के बीच शांति का जरिया है। किसी ने जंग छिड़वाने के लिए उस पर यह श्राप डाला था जो आज अचानक खत्म हो गया। मिमिको को श्राप से ज्यादा ये जानने में दिलचस्पी थी कि इसे तोड़ा किसने। लीस खुशी खुशी बताती है कि ये कर्ट नाम के एक लड़के ने किया है। कर्ट का नाम सुनते ही मिमिको और यूलिसिया के होश उड़ जाते हैं कि भाई ये बंदा हर जगह कैसे शामिल है। यूलिसिया सोचने लगती है कि जिन 6 घंटों में मैं इससे दूर थी, इसने और क्या क्या नामुमकिन काम कर दिए होंगे। मिमिको कहती है कि जिसने लीस पर श्राप डाला है वो कोई मामूली बंदा नहीं होगा, उसकी पहुंच महल के सुरक्षा घेरे तक जरूर होगी। उसके पास 3 शक के घेरे में थे, सेना का पहला जनरल, चर्च का पोप ट्रिस्टन और तीसरी रानी इसिडोरा। सबको लगता है कि पोप और रानी तो ये कर सकते हैं, पर जनरल कैसे? यूलिसिया बताती है कि जनरल के रिश्ते चोरों की टोली थीव्स गिल्ड से हैं जो इन कामों में एक्सपर्ट होते हैं। असली गुनहगार को पकड़ने के लिए आइलिया एक प्लान बनाती है। वो कहती है कि हम एक जाल बिछाएंगे। कानून के हिसाब से लीस अब 15 साल की हो गई है और उसे 1 साल की ट्रेनिंग लेनी होगी। आइलिया कहती है कि हम एक नकली वर्कशॉप बनाएंगे और एक नकली एट मास्टर खड़ा करेंगे। जब लीस वहां ट्रेनिंग लेगी तो दुश्मन उस मास्टर के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे और खुद को एक्सपोज कर देंगे। पर उन्हें ऐसा बंदा नहीं मिल रहा था जो नकली मास्टर बनने के लायक हो। यूलिसिया के पास इसका जवाब था। वो कर्ट का बनाया जादुई क्रिस्टल दिखाती है। आइलिया ये जानकर सन्न रह जाती है कि कर्ट के पास एक नहीं बल्कि कई एसएसएस रैंक स्किल्स हैं। लीस भी बहुत इंप्रेस हो जाती है। अगले दिन कर्ट काम के लिए आइलिया की वर्कशॉप पहुंचता है, पर वो बंद थी। रास्ते में उसे मिशेल मिलती है जो बताती है कि आइलिया कहीं बाहर गई है, इसलिए आज कोई काम नहीं है। कर्ट बेचारा उदास हो जाता है, पर तभी उसके पेट में चूहे कूदने लगते हैं। वो खाना खाने एक ढाबे इन पर जाता है जहां उसे कुछ एडवेंचर्स की बातें सुनाई देती हैं। उनका सामान उठाने वाला बंदा पोर्टर भाग गया था, जिसकी वजह से उनका मिशन रुक गया था। कर्ट को लगता है कि ये नौकरी पाने का अच्छा मौका है। वो उनके पास जाता है, पर एक लड़की उसे देखकर ताना मारती है कि तेरे जैसा दुबला पतला बंदा अपना खुद का वजन नहीं उठा पाएगा। पर टीम का लीडर उसे रोकता है और कहता है कि हमें 200 किलो के गोलेम्स का शिकार करना है, तू इतना वजन नहीं उठा पाएगा। कर्ट हंसते हुए कहता है, भाई 200 किलो तो कुछ भी नहीं है, और अपनी ताकत दिखाने के लिए वो ग्रुप के 2 हट्टे-कट्टे आदमियों को एक साथ उठा लेता है, एक समुराई को और दूसरे लोहे का कवच पहने नाइट को। ढाबे में मौजूद सब लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। कर्ट की पावर देखकर वे उसे अपनी टीम का पोर्टर रख लेते हैं। इंट्रोडक्शन होने के बाद कर्ट को लगता है कि ये एडवेंचर्स बहुत अच्छे लोग हैं और वो फैसला करता है कि वो इन्हें निराश नहीं करेगा। पर भाई, जैसे ही वे लोग गुफा डंजन में कदम रखते हैं, कर्ट का पैर एक स्लाइम पर पड़ता है और वो उसमें फंस जाता है। सीना चिल्लाकर कहती है कि इसके बीच कोर पर हमला कर, पर कर्ट इतना फिसड्डी निकला कि उसने खुद को ही चाकू मार लिया। सीना बहुत निराश होती है कि भाई इसे लड़ना बिल्कुल नहीं आता और वो खुद उस स्लाइम को खत्म करती है। कर्ट माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम लोग लेट हो रहे हो, पर वे लोग बड़े प्यार से कहते हैं कि भाई तेरा काम सामान उठाना है और हमारा काम तुझे बचाना, तू टेंशन मत ले। कर्ट की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसकी पुरानी पार्टी वाले तो छोटी सी गलती पर भी उसे गालियां देते थे। वे गुफा के अंदर पहुंचते हैं जहां सीना रोशनी के लिए जादुई काई मॉस फैलाती है। तभी कर्ट को गॉब्लिन की पॉटी दिखती है। एडवेंचर्स कहते हैं कि 1-2 गॉब्लिन को तो हम देख लेंगे, पर अगर पूरा झुंड आ गया तो भागना पड़ेगा। तभी एक गॉब्लिन दिखता है। वे उसे मार तो देते हैं, पर मरने से पहले वो शोर मचाकर अपने पूरे खानदान को बुला लेता है। अब चारों तरफ से गॉब्लिन्स की आवाजें आने लगती हैं और भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। तभी कर्ट को एक गुप्त रास्ता, सीक्रेट पैसेज दिखता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, बाकी दोनों एडवेंचर्स, सामुराई और नाइट, उसे और सीना को अंदर धकेल देते हैं। कर्ट कहता है कि मैं भी लड़ूंगा, पर सीना उसे डांट देती है कि चुप कर, तुझसे एक स्लाइम तो मरा नहीं, तू यहां बस पैर अड़ाएगा। कर्ट को बहुत बुरा लगता है कि उसके लिए 2 लोग अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। सीना और कर्ट आगे बढ़ते हैं, पर जैसे ही सीना कमरे में रोशनी करती है, उसके सामने एक खुखार आयरन ड्रैगन गोलम खड़ा होता है। उसे देखकर सीना के हाथ पांव फूल जाते हैं। दूसरी तरफ यूलिसिया और राजकुमारी लीस कर्ट को ढूंढते हुए उसी गुफा के पास पहुंचती हैं। उन्हें बंडाना से पता चलता है कि कर्ट खतरे में है।
लीस अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करती है, पर भाई वो अपनी सुनने की शक्ति बढ़ाने के बजाय कर्ट को सूंघने सेंस ऑफ स्मेल लगती है। यूलिसिया ये देखकर हैरान भी थी और उसे थोड़ी जलन भी हो रही थी। तभी उन्हें लड़ाई की आवाज आती है और वे जाकर उन दोनों एडवेंचरर्स को गॉब्लिन से बचा लेती हैं। इधर गुफा के अंदर सीना पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि इस ड्रैगन गोलेम से जीतना नामुमकिन है। पर कर्ट बड़े आराम से कहता है, अरे भाई डरो मत, हम निकल जाएंगे। सीना को लगता है कि ये पागल हो गया है। कर्ट जैसे ही गोलेम की तरफ बढ़ता है वो उस पर हमला करता है, पर कर्ट पलक झपकते ही उसके ऊपर चढ़ जाता है। अपने छोटे से चाकू के एक ही वार से वो गोलेम की पूंछ काट देता है और दूसरे वार में उसका सिर फोड़ देता है। सीना की तो बोलती ही बंद हो गई। वो पूछती है कि ये तूने क्या किया? कर्ट मासूमियत से बोलता है, भाई हमारे गांव में तो हम ऐसे ही लोहे के गोलेम्स की खुदाई करते थे। तभी यूलिसिया दरवाजा तोड़कर अंदर आती है। सीना उसे हड़बड़ाते हुए बताती है कि कैसे कर्ट ने चुटकियों में ड्रैगन गोलेम्स के परखच्चे उड़ा दिए। यूलिसिया को भी यकीन नहीं होता, पर वो कर्ट को बताती है कि उसके दोस्त सुरक्षित हैं और उसे कर्ट को एक बहुत जरूरी बात बतानी है। यूलिसिया कर्ट को बताती है कि जल्द ही एक नया वर्कशॉप खुलने वाला है और वो वहां बॉडीगार्ड का काम करेगी। वो कर्ट को भी अपने साथ काम करने का ऑफर देती है, क्योंकि आइलिया ने उसके काम की बहुत तारीफ की थी। कर्ट खुश तो होता है, पर उसे लगता है कि उसे एडवेंचरर पार्टी के साथ काम करना चाहिए। लेकिन उसके एडवेंचरर दोस्त उसे समझाते हैं कि भाई ऐसा सुनहरा मौका हाथ से मत जाने दे। यूलिसिया उन एडवेंचर्स को भी काम पर रख लेती है, जिससे सब खुश हो जाते हैं। पर वो कर्ट से कहती है कि काम शुरू करने से पहले उसे अपनी स्किल्स का टेस्ट इवैल्यूएशन करवाना होगा। कर्ट मान जाता है और एजेंसी पहुंचता है, जहां राजधानी से खुद मिमिको उसका टेस्ट लेने आई थी। टेस्ट के बाद कर्ट तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाता है, पर यूलिसिया मिमिको से रिजल्ट पूछती है। मिमिको बताती है कि उसने कर्ट से झूठ बोला है कि उसकी कुकिंग, सफाई और माइनिंग बी रैंक की है और बाकी सब सी रैंक। असल में कर्ट के पास हर चीज में एसएसएस रैंक की स्किल्स हैं। मिमिको कहती है कि ये सच छिपाना जरूरी है, वरना अगर दुनिया को पता चला तो कर्ट की जान को खतरा हो सकता है। तभी उन्हें रिसेप्शनिस्ट के रोने की आवाज आती है, जो कान बंद करके बैठी थी ताकि वो कुछ सुन न ले। इसके बाद कर्ट और उसकी पूरी टीम एक तेज रफ्तार बग्घी में बैठकर एक दूर दराज के शहर के लिए निकल जाते हैं। कर्ट खिड़की से नाक सटाकर बाहर देख रहा था, जैसे उसे दुनिया की कोई समझ न हो। लीस समझाती है कि जिस शहर वे जा रहे हैं वो कभी मिलिट्री बेस हुआ करता था और राक्षसों डीमंस के इलाके के पास है। ये शहर देश के बाकी हिस्सों से इतना दूर है कि वहां सीधे टेलीपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। एडवेंचर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें इतने बड़े शहर में इतने बड़े मास्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जब वे शहर पहुंचते हैं तो कर्ट को याद आता है कि यहां उसे सिर्फ 3 दिन में काम से निकाल दिया गया था। वो देखता है कि शहर की दीवार अभी भी टूटी हुई है। यूलिसिया उसे झूठ बोलकर बहला देती है कि शायद वे किसी नई तकनीक से इसे बनाएंगे। जब वे वर्कशॉप की जगह पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ खाली जमीन थी। यूलिसिया पूछती है कि क्या तुम ये अकेले बना सकते हो? कर्ट घबराते हुए बोलता है, भाई 1 दिन में तो नहीं होगा, पर 3 दिन में पूरा वर्कशॉप खड़ा कर दूंगा। ये सुनकर एडवेंचर्स के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा काम महीनों का होता है। कर्ट सामान की लिस्ट बनाता है, जिसमें नीलम, एमेथिस्ट और ग्रिफिन के पंख जैसी दुर्लभ चीजें थीं। यूलिसिया उसे सामान लाने का वादा करके बाकी सबको होटल ले जाती है, ताकि कर्ट शांति से काम कर सके। वहां यूलिसिया और लीस अपना असली चेहरा सबके सामने लाती हैं। यूलिसिया बताती है कि वो राजघराने के लिए काम करती थी और लीस खुद देश की तीसरी राजकुमारी है। वे बताती हैं कि कर्ट की लड़ने की ताकत भले ही जी रैंक हो, पर बाकी सब में वो एसएसएस रैंक का मास्टर है। सीना ये सुनकर भड़क जाती है कि तुम लोग कर्ट की मासूमियत का फायदा उठा रहे हो और उसे सच नहीं बता रहे। पर लीस समझाती है कि कर्ट ने बिना किसी लालच के उसका श्राप तोड़ा है और वे बस उसे दुनिया की बुरी नजरों से बचाना चाहती हैं। अंत में दांजो और केन कर्ट की खातिर उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं, पर सीना को अभी भी उन पर पूरा भरोसा नहीं था। सीना कर्ट को सच बताने के इरादे से उसके पास जाती है, पर वहां का नजारा देखकर दंग रह जाती है। कर्ट ने बस कुछ ही घंटों में वर्कशॉप का बेसमेंट तैयार कर लिया था। कर्ट कहता है, यार मैं बहुत धीरे काम कर रहा हूं, हमारे गांव में तो लोग 1 दिन में दर्जनों घर बना लेते हैं। सीना उससे पूछती है कि क्या उसे इतना सारा काम थोपे जाने से नफरत नहीं है। कर्ट कहता है, अरे नहीं भाई, मुझे तो ये बहुत पसंद है। पुरानी टीम में सब मुझे बेकार कहते थे, पर यहां मैं सबके काम आ पा रहा हूं। सीना को समझ आता है कि कर्ट वाकई में बहुत भोला है और वो भी उसे प्रोटेक्ट करने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ दांजो को अपनी पुरानी दोस्त बंडाना से पता चलता है कि उनके पिछले मिशन में जो पोर्टर भाग गया था वो असल में एक अपराधी था,
जिसे उनके दुश्मनों ने उन्हें मरवाने के लिए भेजा था। दांजो उस गद्दार पोर्टर को एक बार में जाकर धर दबोचता है जहां वो अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था। वो गद्दार दांजो की पूरी पार्टी के जिंदा बचने और राजकुमारी के साथ काम मिलने की बात सुनकर उन्हें और भी ज्यादा बर्बाद करने का प्लान बना रहा था। पर जैसे ही उसकी नजर अपने पीछे बैठे दांजो पर पड़ती है, उसकी हवा टाइट हो जाती है और वो वहां से दुम दबाकर भागता है। वो भागते भागते एक तार से टकराकर गिर जाता है और दांजो उसे आसानी से पकड़ लेता है। वो गद्दार डर के मारे पैंट गीली कर देता है और रहम की भीख मांगने लगता है। दांजो उसे जान से नहीं मारता, बस एक आखिरी चेतावनी देकर छोड़ देता है कि दोबारा उसके दोस्तों के पास न फटके। अंधेरे में छिपी बंडाना ये देखकर निराश हो जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि दांजो उसका काम तमाम कर दे। पर जैसे ही वो खुद उसे निपटाने वाली होती है, मिमिको के 2 जासूस आकर उस गद्दार को उठा ले जाते हैं। बंडाना को तभी उसके मास्टर का मैसेज मिलता है कि अब उसे कर्ट के गांव जाकर छानबीन करनी है। इधर 3 दिन बीत चुके थे और जब सब लोग कर्ट का बनाया वर्कशॉप देखने पहुंचते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो वर्कशॉप कम और महल ज्यादा लग रहा था। गार्डन में फलों से लदे पेड़ थे और अंदर का नजारा तो और भी आलीशान था। कर्ट ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे जितना चाहो पानी निकल सकता था। कर्ट ने समझाया कि उसने उन कीमती पत्थरों को मैजिक क्रिस्टल में बदल दिया है, जिससे पूरे साल घर में पानी, रोशनी और हीटिंग की कोई कमी नहीं होगी। उसने सबके लिए अलग कमरे और माइस्टर के लिए एक वीआईपी ऑफिस भी बनाया था। यूलिसिया जब पूछती है कि कर्ट का कमरा कहाँ है तो वो मासूमियत से कहता है कि भाई, मैं तो बस नौकर हूं, मुझे कमरे की क्या जरूरत, मैं किचन के पास वाले छोटे से स्टोर रूम में सो जाऊंगा। ये सुनकर सब उसे डांटने लगते हैं और 2 घंटे की बहस के बाद कर्ट ऑफिस को अपने कमरे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए मान जाता है। यूलिसिया उसे सुरक्षा के लिए श्राप से बचाने वाला घेरा, एंटी कर्स बैरियर बनाने को कहती है, पर कर्ट कहता है कि उसे ये नहीं आता। मजबूरन यूलिसिया खुद पूरे घर में पुराने जमाने के जादुई घेरे, वार्डिंग सर्कल्स बना देती है। अगली सुबह कर्ट उन घेरों को देख लेता है और उसे लगता है कि किसी ने दीवार पर गंदगी ग्राफिटी कर दी है। यूलिसिया उसे रोकने भागती है, पर तब तक कर्ट रगड़ रगड़ कर सारे जादुई घेरे साफ कर चुका था। यूलिसिया को टेंशन होने लगती है कि अब राजकुमारी की रक्षा कैसे होगी, पर कुछ दिनों तक कोई हमला नहीं होता। उसे लगता है कि शायद कर्ट के हाथ का खाना ही राजकुमारी को हर श्राप से बचा रहा है। मिमिको शहर आ जाती है और अपने जासूसों का जाल बिछा देती है। कर्ट एक शानदार केक बनाता है जिसे खाकर यूलिसिया और लीज दीवानी हो जाती हैं। कर्ट बताता है कि ये चावल के आटे से बना है। लीज कहती है कि भाई, तेरे चावल के दलिया ने ही मेरा श्राप तोड़ा था, जब भी मुझ पर कोई जादू हो तू बस वही खिला देना। पर कर्ट बड़े यकीन से कहता है कि अब तुम पर कभी कोई श्राप काम नहीं करेगा। यूलिसिया हैरान होकर पूछती है कि तू इतना पक्का कैसे है। तब कर्ट असली बात बताता है, भाई, घर के अंदर घेरा बनाना मुश्किल था, इसलिए मैंने पूरे घर को ही एक ऐसा बैरियर बना दिया है जो हर श्राप को रोक देगा। कर्ट आगे कहता है कि उसने बैरियर में थोड़ा बदलाव किया है ताकि श्राप भेजने वाले को चोट न लगे, बल्कि वो बस तेज रोशनी से चमकने लगे। तभी शहर की दीवारों पर जनरल अल्रेड और उनका असिस्टेंट गश्त लगा रहे थे, क्योंकि चारों तरफ गहरा कोहरा छाया था। जनरल को कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था। दूसरी तरफ मिमिको और यूलिसिया को एक श्राप देने वाला बंदा मिलता है जो मरने के बाद भी कर्ट के जादू की वजह से चमक रहा था। आइलिया कहती है कि अगर कर्ट मदद करे तो हम दुश्मनों को एक दिन में पकड़ सकते हैं, पर यूलिसिया उसे खतरे में नहीं डालना चाहती थी। अचानक शहर का अलार्म बजने लगता है। कंकालो स्केलेटन्स की एक बहुत बड़ी सेना शहर की दीवारों की तरफ बढ़ रही थी। जनरल और सैनिक लड़ने को तैयार होते हैं, पर तभी एक अजीब चीज होती है। वे सारे कंकाल दीवार के अंदर चलते चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। सब इस बात से हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है, और यूलिसिया को भी अपने जासूसों से पल पल की खबर मिल रही थी। यूलिसिया को अचानक समझ आया कि ये मॉन्स्टर्स शहर की दीवार के पश्चिमी हिस्से से टकराते ही गायब हो रहे हैं, वही हिस्सा जिसे कर्ट ने रिपेयर किया था। देखते ही देखते मॉन्स्टर्स की पहली लहर दीवार में समा गई, पर अभी और भी आने वाले थे। इस हमले के पीछे मार्लस का हाथ था, जो कर्ट की पुरानी पार्टी की हीलर थी। उसे चर्च के बिशप ने निकाल दिया था क्योंकि पार्टी लीडर जेल जा चुका था। उस लालची बिशप ने मार्लस को अपनी बातों में फंसाया और उसे एक कीमती शराब पिलाई। जैसे ही उसने वो शराब पी, बिशप ने बताया कि ये शराब शापित है और अब मार्लस का मिशन राजकुमारी लीज को मारना है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो पानी के अलावा कुछ और नहीं खा पी पाएगी और तड़प तड़प कर मर जाएगी। मार्लस बेचारी मजबूर थी और उसे लगा कि शायद यही भगवान की मर्जी है। उसे ये नहीं पता था कि बिशप ने राक्षसों डीमन से हाथ मिला लिया है। अगले दिन यूलिसिया कर्ट और लीज को बताती है कि खंडहरों से कंकालों की सेना आ रही है। कर्ट बड़े आराम से कहता है, अरे भाई, ये तो हमारे गांव में आम बात है कि कंकाल दीवार को छूते ही साफ प्यूरिफाई हो जाते हैं। यूलिसिया को अब कर्ट की बातों पर अचरज नहीं होता था,
पर उसे ये फिक्र थी कि कर्ट ने सिर्फ 1/3 दीवार ही ठीक की है, बाकी दीवार अभी भी कमजोर है। यूलिसिया एक प्लान बनाती है और कर्ट लीस को घर के अंदर रहने को कहती है। वो कर्ट के बनाए जादुई क्रिस्टल्स उठाती है और मिमिको व आइलिया को लेकर नाइट्स के ठिकाने पहुंचती है। वहां जनरल ऑलरेड रणनीति बना रहा था। यूलिसिया उसे कहती है कि तुम लोग मॉन्स्टर्स को उलझाए रखो, मैं सीधे खंडहरों में जाकर इस मुसीबत की जड़ खत्म कर दूंगी। ऑलरेड को ये खतरनाक लगा, पर यूलिसिया के जादुई क्रिस्टल्स देखकर वो भी साथ चलने को तैयार हो गया। जैसे ही वे शहर के गेट पर पहुंचे, सामने मुर्दों अनडेड मॉन्स्टर्स की फौज खड़ी थी। यूलिसिया सबको आंखें बंद करने को कहती है और एक क्रिस्टल उनकी तरफ फेंकती है। क्रिस्टल के टकराते ही इतनी तेज रोशनी हुई कि सारे मॉन्स्टर्स पल भर में भस्म हो गए। यूलिसिया खुद दंग थी कि कर्ट का बनाया ये आइटम इतना पावरफुल है। इधर वर्कशॉप में कर्ट सोच रहा था कि वो अपने दोस्तों की मदद कैसे करे। उसे अपने गांव के लोहार की याद आई और उसने खुद एक छोटी तलवार शॉर्ट सॉर्ड बनाई, पर वो अपने काम से खुश नहीं था। तभी लीस वहां आती है और उस तलवार को देखने लगती है। कर्ट कहता है कि ये उतनी अच्छी नहीं बनी, पर अगर तुम इसे सिर के ऊपर उठाओगी तो इसका जादू काम करेगा। कर्ट उसे वो तलवार तोहफे में दे देता है। कर्ट को लग रहा था कि लीस अंदर से डरी हुई है, इसलिए वो उससे सीधा पूछता है कि क्या कोई तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। लीस दुखी होकर सब सच बता देती है कि उसकी वजह से सब खतरे में है और यूलिसिया भी उसे बचाने के लिए खंडहरों में लड़ने गई है। कर्ट को याद आता है कि वो भी अपनी पुरानी टीम के साथ वहां गया था। उसे लगा कि यूलिसिया जिस दुश्मन ग्राफिटी मॉन्स्टर की बात कर रही थी वो शायद कोई मामूली चीज है। वो लीस को कहता है कि हमें खुद वहां जाकर उस मॉन्स्टर को हराना चाहिए। लीस पहले हिचकिचाती है, फिर तैयार हो जाती है। जाने से पहले लीस उस चाकू तलवार को आजमाने के लिए उसे अपने सिर के ऊपर उठाती है। पहले तो कुछ नहीं होता, पर जैसे ही वो मुड़ती है उसे कुछ ऐसा दिखता है कि वो हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ यूलिसिया और ऑलरेड ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए खंडहरों की तरफ बढ़ रहे थे। लड़ाई बहुत भारी पड़ रही थी और ऑलरेड जख्मी भी हो गया। तभी वर्कशॉप के एडवेंचर्स केन, दांजो और सीना वहां मदद के लिए पहुंच जाते हैं। यूलिसिया फिर से एक मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल करके रास्ता साफ करती है। वो ऑलरेड को कर्ट का बनाया सूप दवा पीने को देती है। उसे पीते ही ऑलरेड के घाव ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। ऑलरेड को यकीन नहीं हुआ कि ये मामूली सूप है। खंडहरों के बाहर केन और उसकी टीम मॉन्स्टर्स को संभाल लेते हैं, जबकि यूलिसिया और ऑलरेड अंदर घुस जाते हैं ताकि असली दुश्मन का खात्मा कर सकें। अगर आपको ये एनिमे अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ, अपना फेवरेट एनिमे मुझे कमेंट में बताना मत भूलना।